हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3। सो वेलकम टू केमिस्ट्री प्लस एकेडमी। आई एम कोमल शर्मा। टुडे वी विल डिस्कस जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड देयर काइनेटिक्स। तो देखिए, सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए, व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो द केमिकल रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम concentration of reactant molecule। तो देखिए, इसका क्या मतलब होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है उसमें क्या होगा कि रेट जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। तो इसका क्या मतलब है, देखो इसको हम समझते हैं। ए गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पर, इनिशियल टाइम है। यहाँ पर अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी ए, उस टाइम पर प्रोडक्ट अपने पास कितना बना है, जीरो। एट टाइम टी, किसी भी हम टाइम पर देखते हैं टी पर, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है, एक्स। तो ये कितना बचेगा, ए माइनस एक्स, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं ए नोड, इनिशियल कंसंट्रेशन इसलिए नोड लगाया। ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम ए टी, ठीक है। अब देखिए, रेट क्या होती है हमारी, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन यहाँ क्या है अपनी एक्स, तो डी एक्स बाय डी टी। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड नहीं करती है। तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। ऑर्डर कहाँ लिखते हैं, एन लिखते हैं इसको। तो जीरो ऑर्डर है तो इसका मतलब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। इसको आगे क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू के। और ये क्या है, इसकी पावर जीरो है, तो किसी की पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वन। तो देखिए, ये हो गया डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के। इसका मतलब रेट जो है कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। इसको आगे क्या लिख सकते हैं, डी एक्स इज इक्वल टू, इसको इस साइड लेकर जाएंगे के डी टी। तो ये होता है स्मॉल चेंज के लिए। अब अगर हम इसको लेते हैं तो यहाँ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे इसका, डी एक्स इज इक्वल टू के डी टी। डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स, के डी टी का क्या होगा, टी प्लस सी। एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। यहाँ ये क्या है, सी क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब इस सी की जो वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं, देखिए। एट टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो पर क्या है, एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जीरो इज इक्वल टू के, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो प्लस सी। तो सी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, जीरो। तो ये सी की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, 1 में। तो क्या बनेगी हमारे पास इक्वेशन, x इज इक्वल टू के टी। तो ये होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन। अब अल्टरनेटिव फॉर्म में अगर हम देखते हैं इसको, एक और फॉर्मूला निकालना हो, कैसे निकाल सकते हैं, देखिए a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए टी। तो इसको लिखते हैं, देखो a माइनस एक्स इज इक्वल टू ए टी होता है, इसको नंबर दे देते हैं 2, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, a माइनस 80, ये हो जाएगा। अब क्या होगा, ये a की वैल्यू क्या थी, ये a नॉट था, x इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 80।
इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। तो आगे क्या होगा, अब इस ए टी की अगर वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। तो ये होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन और उसकी काइनेटिक्स। अब देखिए, तो एक फॉर्मूला क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ये एक फॉर्मूला क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ये। इसके बाद में हम देखते हैं हाफ लाइफ। अब देखिए हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि हाफ लाइफ मतलब कि जितनी उसकी लाइफ हो उसकी आधी होना, ठीक है। तो मतलब कि अगर जितनी, इसका मतलब क्या होगा, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की जितनी कंसंट्रेशन है, तो हम देखते हैं हाफ लाइफ का मतलब कि कितने टाइम बाद उसकी कंसंट्रेशन पहले जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसकी हाफ हो जाती है, ठीक है। तो देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं, इनको यहाँ साइड में लिख देते हैं। x इज इक्वल टू के टी और ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। ये दो फॉर्मूले थे जीरो ऑर्डर के। अब इसके बाद हम देखते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, तो देखिए हाफ लाइफ क्या होती है, द टाइम इन विच द concentration of reactant molecule remains just half of the initial concentration is called half life। और हाफ लाइफ को हम डिनोट करते हैं टी हाफ से। इट इज डिनोटेड बाय टी हाफ, ठीक है। इसको हम किससे डिनोटेड करते हैं, टी हाफ से। तो अब देखिए इसका मतलब क्या होगा कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन उससे क्या हो जाए, हाफ हो जाए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले कंसंट्रेशन क्या थी, एक्स, तो ये एक्स जो है मतलब कंसंट्रेशन जो है वो पहले इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाए। मतलब पहले क्या थी ए, उसकी क्या हो जाए हाफ, मतलब ए बाय टू, और टी क्या हो, टी हाफ, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये क्या था, x इज इक्वल टू के टी। अगर इसमें पुट करते हैं x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हाफ इज इक्वल टू के टी हाफ। तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन टू के, और ये a को, इसको ऐसे लिखते हैं, इस a को हम क्या लिख सकते हैं, a नॉट अपॉन टू के। तो ये होता है हाफ लाइफ का फॉर्मूला। तो इसका मतलब क्या हो गया, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, ठीक है। तो हमने कौन से दो फॉर्मूले पढ़े, एक फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू के। तो ये होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ। इसके बाद हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है H2 प्लस Cl2 2HCl 2NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2, और किसकी प्रेजेंस में होती है, प्लेटिनम की। 2HI गिव्स H2 प्लस I2, ये भी होगी प्लेटिनम की प्रेजेंस में। तो ये होते हैं एग्जाम्पल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसके बाद हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया कि हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखिए अगर हम ग्राफ बनाते हैं रेट और कंसंट्रेशन के बीच में, ये हम देख रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाना है, तो बताइए कैसा ग्राफ बनेगा। तो देखो हमने फॉर्मूला देखा था, क्या होता है, रेट जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन कर क्या होती है, डिपेंड नहीं करती है, मतलब कि इंडिपेंडेंट होती है। मतलब ये क्या था, रेट इज इक्वल टू, ये देखा था हमने dx/dt इज इक्वल टू के, ये देखा था। तो यहाँ पर क्या था, कंसंट्रेशन की टर्म नहीं थी, तो इसका मतलब ये क्या होगा, कांस्टेंट। ग्राफ कैसा बनेगा ये। इसके बाद हम ग्राफ बनाते हैं AT और टाइम के बीच में। ठीक है, तो देखिए जिसके बीच में हमें ग्राफ पूछा है उसको हमें उसका पहले फॉर्मूला हमें आना चाहिए कि कौन से फॉर्मूले से ये निकलेगा। तो AT और टाइम पूछा है, इसका मतलब कौन से ग्राफ, कौन सी इक्वेशन से निकाल सकते हैं हम, इस इक्वेशन से। तो इसको देखो ऐसे लिखते हैं, AT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस A0। ठीक है, तो AT क्या है, ये y एक्सिस पे, तो ये हो गया y इज इक्वल टू टाइम क्या है, x पर है, ये x हो गया। x के साथ में जो होता है वो क्या होता है, m, इसको बोलते हैं स्लोप, प्लस c, ये क्या होता है, इंटरसेप्ट। तो देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या होता है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या है, A0, ये वैल्यू क्या हो गई, A0। और ये क्या होता है, स्लोप। स्लोप की वैल्यू क्या होती है, ये जो m होता है ये स्लोप होता है, यहाँ पर ये क्या है, माइनस k। ठीक है, आगे ग्राफ बनाना, नेक्स्ट हम बनाते हैं देखिए T हाफ और A0, इसके बीच में ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो T हाफ और A0 है, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हाफ लाइफ वाला। तो देखिए फॉर्मूला लिखते हैं, T हाफ इज इक्वल टू A0 अपॉन 2k। ठीक है, तो ये T हाफ क्या है, y इज इक्वल टू A0 क्या है, x, x के साथ में जो होता है वो m होता है, मतलब ये y इज इक्वल टू एम एक्स वाला ग्राफ है। तो यहाँ क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स कैसे बनता है ग्राफ, हमेशा इस तरह से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये m क्या होगा, स्लोप, स्लोप की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1/2k। ठीक है, इसी तरह से हम एक ग्राफ और बताते हैं। देखिए अब अगर हम ग्राफ बनाते हैं A0 और T हाफ, इसके बीच में ग्राफ बनाना है। तो देखिए ये फॉर्मूला यही लगेगा, T हाफ इज इक्वल टू A0/2k। अब यहाँ भी हम लिखते हैं T हाफ इज इक्वल टू A0/2k। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर A0 है इस बार, तो ये A0 है, तो ये क्या है, y एक्सिस पर जो है, y एक्सिस को तो हम क्या करते हैं, एक साइड में लेकर आते हैं। तो इसका मतलब ये A0 इधर है, तो इसको अलग लेकर जाएंगे, बाकी टर्म्स को एक साइड ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, A0 इज इक्वल टू 2k T हाफ, इस तरह से लिख सकते हैं। A0 क्या हो गया, y, T हाफ क्या हो गया, x, और इसके साथ में जो है वो m। तो y इज इक्वल टू mx वाला ग्राफ बनेगा। इसका मतलब ये भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, पर यहाँ पर जो स्लोप होगा वो क्या हो गया, 2k। तो देखिए T हाफ और जब T हाफ इधर था तब तो क्या था, स्लोप 1/2k, और T हाफ अब की बार x एक्सिस पर है, तो क्या ग्राफ बनेगा, ये वाला। तो यहाँ स्लोप क्या आएगा, 2k। ठीक है, तो इसके बाद हम लेते हैं एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन लिखिए, A gives product to be zero order reaction if time taken
for 50% completion is 2 minutes. Find the time required for 25% completion of reaction। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले देखेंगे कि क्या गिवन है। ए गिव्स प्रोडक्ट टू बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन इज 2 मिनट। 50% कंप्लीट होती है 2 मिनट में। ठीक है, तो 20% कितने में कंप्लीट होती है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम देखो क्या करते हैं, सबसे पहले जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला लिखेंगे, AT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस A0। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे 50% 2 मिनट में कंप्लीट होती है। इसका मतलब क्या हो गया, A0 तो हमारे पास क्या हो गया 100, 50% कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब AT क्या हो गया 50। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम T की वैल्यू निकालते हैं तो T इज इक्वल टू क्या होता है A0 माइनस AT अपॉन K, ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम देखते हैं 50% में टाइम क्या था 2 इज इक्वल टू A0 क्या हो गया 100 माइनस AT क्या है 50 डिवाइडेड बाय K, ये हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 50/K, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हम देखते हैं क्या है 25% कब कंप्लीट होती है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा T इज इक्वल टू A0 माइनस AT/K। अब 25% का मतलब क्या हो गया, A0 तो हो गया 100 और AT क्या हो गया 25, तो इसको क्या लिख सकते हैं T, हमको ये T कैलकुलेट करना है 100 माइनस 25 डिवाइडेड बाय K, तो ये हो गया 75/K। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई 2। तो अब देखिए अब हम आगे क्या कर सकते हैं, हमें क्या निकालना है 25% में टाइम निकालना है। तो इन दो इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं सेकेंड डिवाइड बाय 1, ये कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए T/2 इज इक्वल टू 75/K अपॉन 50/K, ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या होगा K से K कैंसिल, तो T/2 इज इक्वल टू 75/50, इसको क्या लिख सकते हैं आगे T इज इक्वल टू 75/50 इंटू 2, ये हो जाएगा। इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और ये 3, 2 से 2 कैंसिल, तो T इज इक्वल टू क्या आ गया 3। तो 25% कितने मिनट में कंप्लीट होती है 3 मिनट में। तो इस तरह से हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि रेट जो है रिएक्टेंट के जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनकी क्या होगी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। कितने मॉलिक्यूल की, सिर्फ एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। जीरो ऑर्डर में क्या होगा किसी पर डिपेंड नहीं करती। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा 1 मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगी। सेकंड ऑर्डर होगा तो क्या होगा 2 मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं देखिए द केमिकल reaction in which the rate is directly proportional
to the concentration of one reactant molecule is called फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या होगा, वन मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। तो देखिए यहाँ इसके लिए हम निकालेंगे इसकी काइनेटिक्स, ए गिव्स प्रोडक्ट, सेम इसी तरह उसमें जीरो ऑर्डर में किया था उसी तरह से यहाँ करेंगे। टी इज इक्वल टू जीरो पर इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, ए, ठीक है। उस टाइम पर प्रोडक्ट क्या है, जीरो, एट टाइम टी, ये क्या हो गया प्रोडक्ट एक्स, तो उस टाइम ये क्या बचेगा, ए माइनस एक्स। इसको भी क्या लिख सकते हैं, सी जीरो, इसको क्या लिख सकते हैं, सी टी, ठीक है। अब देखेंगे रेट क्या होगी, डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू, सेम जीरो ऑर्डर में क्या था उसी तरह से पूरा इसको भी सॉल्व करना है। बस यहाँ वहाँ क्या होता है, इन सब में जो होगा जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सब में सिर्फ इंटीग्रेशन से चेंज हो जाता है कि जहाँ इंटीग्रेशन करते हैं प्रोसेस पूरा सेम रहता है। तो देखिए यहाँ क्या होगा के और क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब ये देखिए एक जो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, मतलब ऑर्डर यहाँ क्या होगा वन, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू के, तो ये क्या बचेगा ए माइनस एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए माइनस एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाय एक्स वाले टर्म इधर लेकर जाएंगे, डी टी को इधर, ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी, ये हो गया। अब देखिए डी एक्स बाई ए माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा, माइनस एल एन ए माइनस एक्स, ये हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए ये क्या है वन बाई एक्स, वन बाई एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन होता है एल एन एक्स, ठीक है। उसके बाद ये माइनस एक्स है, इसका करेंगे तो यहाँ आगे क्या आ जाएगा माइनस, तो ये हो गया माइनस एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। जैसे जीरो ऑर्डर में निकाली थी सेम इसी तरह से यहाँ भी सी की वैल्यू निकालेंगे, सेम वही प्रोसेस, एट टी इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो गया, माइनस एल एन ए माइनस जीरो इज इक्वल टू के इंटू जीरो प्लस सी। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एल एन ए। तो ये जो c की वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस एल एन ए, ठीक है। अब ये वाली टर्म को इस साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो गया, एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। तो ये क्या है, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी। तो एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। तो यहाँ क्या हो गया, के इज इक्वल टू वन बाय टी एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो ए किसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं, एल एन को हम क्या लॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अब एल एन को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो ये हो गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला। इसके बाद देखिए हम इसमें भी सेम क्या करेंगे, हाफ लाइफ निकालेंगे। हाफ लाइफ में क्या होगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी हाफ, तो x इज इक्वल टू ए बाई टू, और t क्या हो गया, t हाफ। तो देखिए हाफ लाइफ ये किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू ए बाई टू, टी इज इक्वल टू टी हाफ। अब हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, अगर इसमें पुट करते हैं
तो क्या होगा, k इज इक्वल टू 1/t½ ln a अपॉन a माइनस a/2। ये हो गया। इसको आगे क्या लिख सकते हैं, t½ हमें निकालना है, तो ये t½ इज इक्वल टू 1/k ln ये a अपॉन a माइनस a½ है, तो यहाँ क्या बचेगा, a/2। ठीक है, अब देखिए ये 2 क्या होगा, ऊपर जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, t½ इज इक्वल टू 1/k ln 2। ठीक है, एक फॉर्मूला इसका क्या हो गया, t½ इज इक्वल टू ln 2/k। अब इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग में कन्वर्ट करेंगे। लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, t½ इज इक्वल टू 2.303 से मल्टीप्लाई अपॉन k log 2। ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010, तो क्या लिख सकते हैं इसको, t½ इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाय k। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगी वैल्यू 0.693 अपॉन k। तो इसका मतलब देखिए क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेट जो t½ है, हाफ लाइफ की वैल्यू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। यहाँ पर देखिए कोई भी कंसंट्रेशन की टर्म नहीं आ रही। जैसे जीरो ऑर्डर में क्या था, हाफ लाइफ t½ इज इक्वल टू a0 अपॉन 2k, तो इसका मतलब जो कंसंट्रेशन थी उस पर डिपेंड कर रही थी, t½ इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, a0। यहाँ पर कंसंट्रेशन की टर्म नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, अब इसके लिए देखिए क्या होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म। तो एक फॉर्मूला इसका क्या हो गया, t½ इज इक्वल टू 0.693/k। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम अल्टरनेटिव फॉर्म निकाल सकते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म, तो देखो सबसे पहले देखिए कि वी नो ln a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है, kt। ये हमने देख लिया। तो अब देखिए ये a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमने क्या लिया था इसको c0, तो ln c0 a माइनस एक्स क्या था, ct इज इक्वल टू kt। ये हो गया। अब देखिए ये क्या हो, देखो ये होता है ln a अपॉन b इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ln b अपॉन a, ये होता है। तो इसको भी हम क्या उल्टा करके लिख सकते हैं, तो आगे साइन क्या आ जाएगा, माइनस का, माइनस ln ct अपॉन c0 इज इक्वल टू kt। तो ये क्या हो जाएगा, ln ct अपॉन c0 इज इक्वल टू kt। अब अगर हमें ct अपॉन c0 निकालना है, ct अपॉन c0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ln इधर जाएगा। तो देखिए अगर हम ln को इस साइड में लेकर जाते हैं तो क्या होता है, जैसे कि ये है ln a इज इक्वल टू b है, तो अगर इस ln को इस साइड लेकर जाएंगे तो ये क्या होगा, e की पावर में ये जो है b, ये होता है। और अगर ये होता log a इज इक्वल टू b, ये होता तो क्या होता है, a इज इक्वल टू लॉग होता है तो 10 बेस होता में होता है ये, तो इसलिए 10 की पावर में ये भी जाता है। तो यहाँ ln है तो ये क्या होगा, e की पावर, और ये आ जाएगा kt। तो इसका मतलब ct इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c0 e की पावर, माइनस था यहाँ पर, माइनस kt। तो इसको हम बोलते हैं विलहेल्म की इक्वेशन। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ये ई आ रहा है, इसका मतलब एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मतलब हो गया इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द concentration of reactant decrease exponentially with respect to time।
ठीक है। तो अब देखिए ये हो गई हाफ लाइफ हो गई। अब यहाँ भी हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हमें एग्जाम्पल देखने हैं। तो देखिए कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5। सेकेंड एग्जाम्पल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। थर्ड देखिए अब रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो होता है वो भी क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। तो देखिए यहाँ जो फॉर्मूला होता है सेम वही फॉर्मूला होता है, जैसे ये फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग A अपॉन A माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए वहाँ पर क्या होता है कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में यहाँ तो क्या करते हैं, हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं, वहाँ पर क्या होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो यहाँ तो क्या आ जाता है बस T इज इक्वल टू 2.303। अब देखिए यहाँ क्या होता है, ये के रेट कांस्टेंट है, और वहाँ क्या होता है, इसको बोलते हैं लैम्डा, यहाँ लिखते हैं लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, डीके कांस्टेंट, सेम यही रहता है, बस यहाँ लैम्डा आता है लॉग, यहाँ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो N0 अपॉन NT, ये होता है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है थर्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। ये होता है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन में होता है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे T हाफ और A। तो देखिए अब T हाफ के बीच में बनाना है, तो इसका मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, T हाफ का फॉर्मूला लिखेंगे। तो T हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। अब यहाँ क्या है, कंसंट्रेशन के बीच में बनाना है, कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पर टर्म ही नहीं है, इसका मतलब कि कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड नहीं करती, इसका मतलब ग्राफ क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट। इसके बाद हम ग्राफ बनाते हैं रेट और कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो देखिए रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाएंगे, मतलब फॉर्मूला क्या था हमारे पास, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये था यहाँ पर। ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू mx वाला ग्राफ बनेगा और स्लोप आ जाएगा k। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं ln a अपॉन a माइनस एक्स और टाइम के बीच में। अब ln a अपॉन a माइनस एक्स और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है, इसका मतलब हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे, ये वाला। तो इसका मतलब क्या था, k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी ln a अपॉन a माइनस एक्स, ये फॉर्मूला था। ये कौन सी टर्म है, y वाली को एक साइड लेते हैं, बाकी सारी टर्म्स को एक साइड ले जाते हैं। तो इसका मतलब ये वाली टर्म एक साइड रहेगी ln a अपॉन a माइनस एक्स, और बाकी का सारा एक साइड चला जाएगा, तो k t। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया, y इज इक्वल टू ये टी एक्स, इसके साथ में m। तो ग्राफ क्या बनेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स वाला, मतलब ग्राफ ये बन जाएगा। यहाँ स्लोप क्या आ जाएगा, m क्या था, k। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं हम। ln AT और
टाइम के बीच में। ये हमें ग्राफ बनाना है ln AT और टाइम के बीच में। तो देखिए ln AT के बीच में ग्राफ बनाना है, मतलब हम फॉर्मूला ये वाला ही लेते हैं, k इज इक्वल टू क्या था 1/t ln a/a माइनस एक्स। ln AT है, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 1/t ln a0/a माइनस एक्स क्या है 80। ठीक है, अब इसको ln AT लिखना है, मतलब इसको भी क्या होगा, ये ln AT है तो ये a/b है, तो इसको पहले ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा KT इज इक्वल टू ln अपॉन में होता है एल लॉग जो होता है ln a/b, ये क्या होता है ln a माइनस ln b, तो इसको क्या लिख सकते हैं ln a0 माइनस ln AT ये लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा ln AT को एक साइड में लेकर जाना है, तो ln AT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस ln a0 ये हो जाएगा। अब देखिए ln AT ये क्या है y एक्सिस, टाइम क्या है x, तो इसके साथ में x के साथ में m होता है प्लस c, मतलब ग्राफ कौन सा बनेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का। तो ग्राफ कैसे बनता है इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो गया इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ रही है ln a0 और स्लोप क्या आएगा m की वैल्यू माइनस k। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद हम देखेंगे इसके लिए भी एक क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन लिखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट 50% in 30 minutes. How much time it will take for the completion of 99.9% रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट 50% इन 30 मिनट, मतलब 50% कंप्लीट हो रही है 30 मिनट में। ठीक है, और हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99.9%, इसमें कितना टाइम लगता है ये हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए टाइम कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला हम ये लगा सकते हैं टी वाला, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। सबसे पहले इसके लिए निकालते हैं, इसके लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 50% कंप्लीट होती है 30 मिनट में, इसका मतलब 30 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग, अब a की वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है 50% कंप्लीट हो रही है, इसका a क्या था स्टार्टिंग में 100 हो गया, तो ये क्या हो गया 100 माइनस ये 50%, इसका मतलब x क्या हो गया 30, 100 माइनस 30, तो ये क्या हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 50% था ना ये 30 नहीं 50। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय 50, तो ये क्या हो गया log 2, तो 30 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log 2, और log 2 को क्या लिख सकते हैं 0.3010 इंटू 0.3010। ठीक है, अब इसी तरह से हम 99.9% के लिए अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इस फॉर्मूले में रखेंगे t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग a क्या हो जाएगा 100 अपॉन ये a माइनस एक्स है, तो ये a तो क्या हो गया 100 माइनस x की वैल्यू क्या हो गई 99.9 ये हो जाएगा।
इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 0.1, ये पॉइंट इधर गया तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 1000, ये हो गया। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग 1000 है तो लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है, तो लॉग 1000 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 1000 की वैल्यू इंटू 3, ठीक है। अब देखिए एक हमारे पास ये इक्वेशन बनी है और एक हमारे पास ये इक्वेशन बनी है, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, हमें क्या ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, और देखिए क्यों कर रहे हैं डिवाइड, क्योंकि ये क्या है एक ही रिएक्शन है, अगर ये अलग अलग रिएक्शन होती तो हम नहीं करते, एक ही रिएक्शन होगी तो इसका मतलब क्या होगा, के भी सेम होगा, के सेम होगा तो ये दोनों क्या होंगे एक रिएक्शन के लिए, बट टाइम ही अलग है, इसलिए हम इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू 3 अपॉन 30 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू 0.3010, ठीक है। तो देखिए ये कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा हमारे पास, t बाय 30 इज इक्वल टू 3 अपॉन 0.3010। तो अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 अपॉन 0.3, तो ये पॉइंट गया तो ये क्या हो जाएगा इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया t बाय 30 इज इक्वल टू 30 बाय 3, ये हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये 10 हो गया तो t इज इक्वल टू 30 इंटू 10, तो ये क्या हो गया 300, तो इसका मतलब t टाइम कितना हो गया हमारे पास 300 मिनट। तो इस तरह से हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं और एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होगी, रेट जो होगी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के 2 मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करेगी। तो देखिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो ये क्या होगी, द केमिकल रिएक्शन इन विच रेट इज directly proportional to the concentration of 2 reactant molecule is known as second order रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। अब देखिए यहाँ सेकंड ऑर्डर में जब 2 पर डिपेंड करेगी तो हो सकता है वो दोनों रिएक्टेंट क्या हो, सेम मॉलिक्यूल हो, और हो सकता है वो डिफरेंट डिफरेंट हो। तो यहाँ क्या होगा, 2 केस बन सकते हैं। केस फर्स्ट में तो क्या होगा, अगर सेम मॉलिक्यूल है A प्लस A गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, और केस सेकंड जो है वो हो जाएगा A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो 2 निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं केस फर्स्ट, कि दोनों जब सेम मॉलिक्यूल हो। तो देखिए केस फर्स्ट में हम देखते हैं A प्लस A गिव्स प्रोडक्ट, सेम 0 फर्स्ट ऑर्डर में किया था उसी तरह से यहाँ करेंगे। एट t इज इक्वल टू 0 पर ये कंसंट्रेशन इसकी क्या थी A, इसकी भी A, तो प्रोडक्ट उस टाइम क्या बना है 0। तो एट टाइम t इसकी कंसंट्रेशन हो गई x, ये कितना बचेगा a माइनस एक्स, ये भी a माइनस एक्स, तो रेट हमारी क्या हो जाएगी dx बाय dt
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ऑर्डर क्या है यहाँ पे, सेकंड ऑर्डर है तो 2। इसको क्या लिख सकते हैं, dx बाय dt इज इक्वल टू के। अब देखिए a की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, a माइनस एक्स का स्क्वायर। a माइनस एक्स वाली टर्म को इस साइड लेकर जाएंगे तो dx बाय a माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू के डी टी। अब आगे क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। 1 अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब करना है तो देखो x की पावर n क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ये होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस एक्स की पावर माइनस 2। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1, मतलब a माइनस एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 ये हो जाएगा। और अंदर इस माइनस एक्स का होगा तो क्या होगा, ये आगे माइनस साइन आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। अब यहाँ भी क्या करेंगे, सी की वैल्यू निकालेंगे। तो सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम वही प्रोसेस जैसे किया था, एट टी इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू 0, इसमें पुट करेंगे तो 1 अपॉन ए माइनस 0 इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस सी। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाय ए। अब ये c की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या होगा, देखो c क्या था, 1 बाय ए, तो 1 अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस 1 बाय ए। तो क्या हो गया, के टी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 बाय ए। इसको क्या लिख सकते हैं आगे, के टी इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे इसका, ए माइनस एक्स और यहाँ क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, तो के टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो यहाँ अगर t निकालना है तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई के एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो ये हो गया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला। अब इसके लिए भी हम सेम क्या करेंगे, हाफ लाइफ निकालेंगे। तो देखिए हाफ लाइफ निकालने के लिए क्या करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ होती है, इसका मतलब x इज इक्वल टू ए बाई टू और t इज इक्वल टू टी हाफ पुट करेंगे। हाफ लाइफ में क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ए बाई टू, टी इज इक्वल टू टी हाफ, ये पुट करना है। तो देखिए इसमें पुट करते हैं, t इज इक्वल टू टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाई के, एक्स की जगह आ जाएगा ए बाई टू, ए माइनस ए बाई टू, ये हो गया। तो a माइनस ए बाई टू करेंगे तो क्या हो गया, a बाई टू से a बाई टू कैंसिल, तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाय के ए। तो ये हो गया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला, टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाय के ए। ठीक है, तो ये हो गई हाफ लाइफ। इसके बाद हम निकालते हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ जो रेट ऑफ, यहाँ टी हाफ किसके प्रोपोर्शनल हो गई, 1 अपॉन ए के, या इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ए नॉट के। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसका। तो देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब हम ग्राफ बनाएंगे इसमें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे रेट और कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर स्क्वायर, इसके बीच में बनाएंगे। तो इसका मतलब रेट क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो इसके ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब यहाँ भी क्या हो गया, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स, ग्राफ क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन, स्लोप हो गया k। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ बनाते हैं हम 1 अपॉन सी टी और टाइम के बीच में। ठीक है, 1 अपॉन सी टी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 1 अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी
प्लस 1/a, ठीक है। अब 1/a माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सी टी इज इक्वल टू के टी प्लस 1/a को क्या लिख सकते हैं, सी नॉट, ठीक है। तो ये क्या था 1/ct वाई, टी क्या हो गया x, तो ये क्या हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ क्या होता है, ये इंटरसेप्ट क्या हो गया 1/c0 और स्लोप क्या हो गया यहाँ पर k, ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं यहाँ पर। x/a माइनस एक्स और टाइम के बीच में। तो देखिए यहाँ क्या बनता है, के टी इज इक्वल टू क्या था x/a माइनस एक्स, ये था, ठीक है। तो ये क्या हो गया x/a माइनस ये y इज इक्वल टू ये क्या है एम एक्स, तो ये क्या होगा ग्राफ ये बनेगा। स्लोप क्या हो गया यहाँ पर k। इसके बाद नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं हम। टी हाफ और 1/a0 के बीच में, तो इसका मतलब हाफ लाइफ का फॉर्मूला यहाँ क्या था, टी हाफ इज इक्वल टू 1/k/a0, ये था। तो 1/a0 के बीच में ग्राफ बनाना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, टी हाफ क्या हो गया, ये स्लोप क्या हो गया अपने 1/k, तो ये क्या हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स वाला ग्राफ है, तो ये स्लोप हो गया 1/k, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसके ग्राफ बना सकते हैं। इसके बाद हम इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोलाइसिस ऑफ अमोनिया। सेकेंड मतलब ये 2NH3N2 प्लस 3H2। सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा डीकम्पोजिशन ऑफ HI। इसका मतलब 2HI गिव्स H2 प्लस I2। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल। तो देखिए ये हमने पढ़ा था सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, कब पढ़ा था, जब यहाँ पर रिएक्टेंट जो है सेम मॉलिक्यूल के हों। अब यहाँ पर हम देखते, अब अगर हम लेते हैं केस सेकंड, जिसमें क्या है रिएक्टेंट के डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हो गया, जैसे वहाँ A प्लस ए लिया था, तो केस सेकंड में क्या हो जाएगा A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा T इज इक्वल टू 0 टाइम है, तो यहाँ कंसंट्रेशन इसकी A, इसकी B, इसकी 0 एट टाइम T पर। ये क्या हो गया X, तो ये हो जाएगा A माइनस एक्स और ये हो जाएगा B माइनस एक्स, ठीक है। तो अब देखिए रेट क्या हो जाएगी dx बाय dt इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। दो मॉलिक्यूल हो गए A और B, वहाँ जब सेम होते हैं तो ये क्या होता है A स्क्वायर। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू k। A की क्या है यहाँ पर A माइनस एक्स, B को क्या लिख सकते हैं B माइनस एक्स। ये वाली टर्म इस साइड आ जाएगी, dt वाली उधर जाएगी, तो क्या हो गया dx अपॉन A माइनस एक्स B माइनस एक्स इज इक्वल टू k dt, ये हो गया। अब यहाँ भी इसका क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन। तो देखिए जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1 अपॉन A माइनस बी ln A माइनस एक्स अपॉन B माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू KT प्लस C। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ भी क्या करेंगे C की वैल्यू के लिए क्या करेंगे एट T इज इक्वल टू 0
x इज इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/a माइनस बी ln a माइनस 0 अपॉन b माइनस 0। तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c इज इक्वल टू 1/a माइनस बी ln a अपॉन b। ठीक है, ये हो जाएगी वैल्यू। अब इस c की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। इसमें पुट करेंगे तो क्या हो गया, देखो 1/a माइनस, ये c की जगह यही रख देते हैं, 1/a माइनस बी ln a अपॉन b। ये हो जाएगा। ये वाली टर्म को इस साइड लेकर जाते हैं तो क्या होगा 1/a माइनस बी ln a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स इज इक्वल टू ये वाली टर्म को लेकर है माइनस 1/a माइनस बी ln a अपॉन b इज इक्वल टू kt। ठीक है, यहाँ से 1/a माइनस बी कॉमन आ जाएगा तो क्या लिख सकते हैं इसको 1/a माइनस बी ln a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स माइनस ln a अपॉन b इज इक्वल टू kt। ये हो गया। अब ये log a माइनस ए बी, log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/a माइनस बी ln, अब a अपॉन b होगा, इसके नीचे ये आएगा a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स अपॉन a अपॉन b। तो ये b तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और ये इसके साथ में आ जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं ln b a माइनस एक्स अपॉन a b माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू kt। तो ये हो गया केस सेकंड के लिए रेट का फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्या होता है, हम हाफ लाइफ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, हाफ लाइफ का मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू क्या होती है a/2 लेते हैं हाफ। तो यहाँ a माइनस एक्स है तो यहाँ तो a/2 लेंगे, इसमें क्या लेंगे b माइनस एक्स है तो b/2 लेंगे। और क्या होगा t की वैल्यू t हाफ। अब देखिए यहाँ पर अगर a की वैल्यू लेते हैं a/2 तो ये हाफ a हाफ हो जाएगा, ये भी b हाफ हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाती है, पूरी 0 हो जाती है। 0 होने की वजह से यहाँ पर हम हाफ लाइफ को कैलकुलेट नहीं कर सकते इसके लिए। तो ये था हमारा सेकंड ऑर्डर के लिए। तो अब हम निकालते हैं इसी तरह से हम थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। तो अब एक हम देखते हैं nth ऑर्डर के लिए। तो अब हम निकालते हैं nth ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन की क्या होती है, कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए nth ऑर्डर का मतलब यहाँ n की वैल्यू है वो हो सकती है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, कि यहाँ क्या होगी वैल्यू n की, या तो 2 होगी या 2 से ज़्यादा होगी। तो यहाँ क्या होगा, हम सेम जो nth ऑर्डर में चलता है वही प्रोसेस सारा हम कर सकते हैं और n की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। तो हम यहाँ डायरेक्ट क्या करते हैं n के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए क्या हो गया, a गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, और nth ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, n मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगी, रिएक्टेंट पर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया dx/dt इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर n। इसको क्या लिख सकते हैं dx/dt इज इक्वल टू k a माइनस एक्स की पावर n। ये यहाँ टर्म जाएगी dx अपॉन a माइनस एक्स की पावर n इज इक्वल टू k dt। तो ये क्या हो जाएगा आगे इसका इंटीग्रेशन dx अपॉन a माइनस एक्स की पावर n इज इक्वल टू k dt, ठीक है। अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो सेम उसी तरह से निकालेंगे। x की पावर n क्या होता है, x n+1 अपॉन n+1। इसमें रखेंगे तो इंटीग्रेशन इसका आएगा 1 अपॉन n-1 a माइनस एक्स की पावर n-1 इज इक्वल टू kt प्लस c।
तब यहाँ भी क्या करेंगे, वही c की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 0 और पर x इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 0, इसमें पुट करेंगे तो 1 अपॉन n माइनस 1 a माइनस 0 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन n माइनस 1 a की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब ये c की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n माइनस 1 a की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, ये वाली टर्म इस साइड आएगी और 1 अपॉन n माइनस 1 a माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, ये टर्म इधर आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 a की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू kt। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर में भी सेम इसी तरह से किया था। तो यहाँ n माइनस 1 कॉमन, 1 अपॉन n माइनस 1, तो अंदर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन a माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये हो इज इक्वल टू kt। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा nth ऑर्डर के लिए रेट का फॉर्मूला। अब इसी में हम क्या कर सकते हैं, इसी को देखो जैसे ये था, अब अगर हम देखें ये क्या होता है, n की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती है। देखो अब 2 के लिए हम कैलकुलेट कर कर देखते हैं, अगर n क्या है 2 है, इसमें वैल्यू रखो 1 अपॉन 2 माइनस 1 1 अपॉन a माइनस एक्स 2 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a 2 माइनस 1 इज इक्वल टू kt। ये था तो 2 माइनस 1 तो ये 1 हो गया, 1 अपॉन a माइनस एक्स 2 माइनस 1 किया तो ये क्या हो गया, 1 रह गया, माइनस 1 अपॉन a ये भी 1 हो गया इज इक्वल टू kt। तो यही फॉर्मूला था हमारा सेकंड ऑर्डर के लिए। तो इसी तरह से इसको क्या कर सकते हैं, थर्ड ऑर्डर के लिए निकालना हो तो n की वैल्यू 3 रख सकते हैं, फोर्थ ऑर्डर निकालना है तो n की वैल्यू 4 करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया इसका रेट का फॉर्मूला। अब इसी तरह से हम यहाँ पर भी क्या है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो हाफ लाइफ के लिए क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू क्या रखना है, t हाफ, और x क्या रखना है, a बाय 2। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन a माइनस a बाई 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू k t हाफ। ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे आगे, यहाँ पर a माइनस a हाफ क्या हो गया, a हाफ, और a हाफ रह गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर कर देती हूँ, वन अपॉन n माइनस 1, ये क्या हो गया 1 अपॉन a हाफ की पावर n माइनस 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो 2 की पावर n माइनस 1 ऊपर आ जाएगा और नीचे a की पावर n माइनस 1। इसको कैसे लिख सकते हैं, यही कर देती हूँ, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन a की पावर n माइनस 1, ये लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन a की पावर n माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल टू k t हाफ। अब t हाफ अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये a की पावर n माइनस 1 ये भी कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर क्या लिख सकते हैं इसको हम, 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 k a की पावर n माइनस 1। ये हो गया t हाफ का फॉर्मूला। अब देखिए इसमें भी हम क्या है निकाल सकते हैं। तो देखो n की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो गया, t हाफ इज इक्वल टू 2 की पावर, ये 2 रखेंगे 2 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, k a की पावर n माइनस 1 ये था। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये t हाफ क्या होता है उसके लिए 1 बाय के ए ये होता है, तो ये वाली टर्म हट गई, ये a की पावर n की भी जगह रखेंगे हम
ये एन की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे ना, 2 - 1 के यहाँ भी रखूँ 2 - 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टी हाफ इज इक्वल टू 2 - 1 है मतलब 1, 2 ऊपर रह गया -1 अपॉन ये 1 इंटू के इंटू ए, ये हो गया 2 - 1 किया तो 1, तो टी हाफ इज इक्वल टू 2 - 1 तो 1 अपॉन के, ये और जो हमने सेकंड ऑर्डर में निकाला था सेम हो गया। इसी तरह से हम थर्ड ऑर्डर के लिए निकाल सकते हैं, इसी तरह से यहाँ पर एन की वैल्यू 4, 5, 6 कुछ भी रख के निकाल सकते हैं। तो ये हो गई हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंप्लीट। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।